हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड सत्र 2022 से 24 में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है उन छात्रों की क्लासेस आज से शुरू होने जा रही हैं और उन क्लासेस के अंतर्गत आपका जो पहला सैद्धांतिक विषय है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका पहला सैद्धांतिक विषय है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है, आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और उसका क्षेत्र। बाल विकास का क्या अर्थ होता है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका क्षेत्र कहाँ तक विकसित है या उसका क्षेत्र का प्रसार कितना है। चलिए देखते हैं। लिखा है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। प्रत्येक जीव का विकास होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ विकसित होता रहता है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है, वही मैंने आपको बताया। आगे लिखा है इसकी गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि बालक शुरुआती अपने दौर पर, यानी जब वो बाल्यावस्था में है, उस दौरान हो सकता है वो इतना पढ़ाई में तीव्र ना हो, लेकिन किशोरावस्था आते आते, किशोरावस्था पार होते होते उसका दिमाग बहुत तीव्र हो जाता है या उसके दिमाग का विकास बहुत तीव्र हो जाता है या बहुत बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसकी गति कभी निश्चित नहीं रहती। विकास की गति एक सीमित गति, एक निश्चित गति नहीं होती। ये कभी बढ़ती है, कभी धीमी होती है, कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। आगे लिखा है मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, ये जो मानव विकास है इसका अध्ययन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। उसे बाल मनोविज्ञान तो कहा जाता है, बट मनोविज्ञान की ये शाखा कहलाती है बाल विकास। और आपका जो पहला सैद्धांतिक विषय है वो यही है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। सबसे ज़्यादा विकास मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो लास्ट 50 ईयर्स में हुआ है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोविज्ञानों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप ये देखें कि आगे आने वाले समय में तरीके पढ़ाने के, पढ़ने के ये बदलते जा रहे हैं। क्यों बदलते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी अपना सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। छात्र को किस तरह से पढ़ाना है, छात्र की रुचि पर ध्यान देना है, उसकी अभिरुचि पर ध्यान देना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करती है और उस बिहाफ में, उसके दायरे में रह करके सिखाने का प्रयास करती है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो रुचि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दिशा में हुए अध्ययनों में बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, छात्र पढ़ना चाहता है कि नहीं, साइकोलॉजी ये निश्चित करती है कि छात्र इस समय पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अगर वो पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि है अभी इस समय, तब पढ़ाइए आप उसकी। अगर उसकी उस समय पढ़ने की रुचि नहीं है या उस समय उसका मन नहीं है तो आप कितना भी पढ़ा दें वो पढ़ेगा ही नहीं। तो देखिए, ये बालकों के अध्ययन में, बालकों के जीवन के अध्ययन में या उनको आगे किस तरह से सुखी रहेंगे और समृद्धशाली रहेंगे और उनको प्रशंसनीय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान देता है बाल मनोविज्ञान। आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बाल विकास का अर्थ। आप देखें बाल विकास का अर्थ क्या है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विकास का अर्थ है बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, देखिए बालक के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बाल विकास मनोविज्ञान की जिस शाखा के रूप में विकसित हुआ है उसके अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका बालक के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, ताकि हम उसके व्यवहार को चेंज कर सकें, बदल सकें।
चले आगे देखते हैं। आगे लिखा है वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। देखिए, आप किन्हीं दो बालकों को ले लें और एक बालक को किसी दूसरे परिवेश में और एक बालक को किसी दूसरे परिवेश में रख दें। एक परिवेश में जिसमें आर्थिक सारी सुख सुविधाएं हों और एक परिवेश जहाँ पर आर्थिक सुख सुविधाएं ना हों, तो आप देखेंगे दोनों के अंतर्गत कुछ ना कुछ व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाएंगी। दोनों की अलग अलग कुछ ना कुछ व्यक्तिक भिन्नताएं होंगी। परिणाम स्वरूप जो बालक भावी समय की आधारशिला होता है वही प्रभावित होता है। मैं आपको बता दूं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है और ये उनके मानव के परिवेश को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप जो बालक भावी समय की आधारशिला होता है, आगे की आधारशिला होता है, वह भी प्रभावित हो जाता है। इसी कारण से वह भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं लिखी हैं, उनमें से आपको मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर और हरलॉक की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले क्रो और क्रो की परिभाषा देखते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है कि बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, जब वो बालक जन्म लेता है, जन्म के पहले से ही किशोरावस्था तक की प्रारंभिक स्थिति तक उसका अध्ययन करता है। अगली परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है और जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखेंगे आप ये पाएंगे कि सारी परिभाषाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अर्थ सबका एक है, शब्द अलग अलग हैं। बात यहाँ जेम्स ड्रेवर ने भी वही कही कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा है थॉमसन की, और थॉमसन क्या कहते हैं। थॉमसन कहते हैं बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। देखिए, थॉमसन अपनी परिभाषा में ये बताते हैं कि अगर बालक का बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, उसका बाल विकास के अंतर्गत उसको सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश मिला, अच्छा परिवेश मिला, तो वो उचित समय में उचित ढंग से विकास अगर उसका हो गया तो वो निश्चित रूप से एक सफल बालक बन जाएगा। और यहाँ पर हरलॉक क्या कहते हैं। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। देखिए, यहाँ पर हरलॉक ने बड़े अच्छे तौर पर बता दिया कि उसके विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दें आप। जो पहली विकासात्मक अवस्था है, जब वो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करेगा तब उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट परिवर्तन होंगे। अगर आपने उन विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कर लिया, उसके व्यवहार और रुचियों के बारे में अध्ययन कर लिया, उसके लक्ष्यों के बारे में अध्ययन कर दिया, तो बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है और बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। देखें, बाल विकास के अंतर्गत ये देखा जाता है, हरलॉक अपनी परिभाषा में ये बताते हैं। हरलॉक कहते हैं कि हम बालक की उन रुचियों को निकालेंगे, हम उन बालक की उन सांस्कृतिक रुचियों को निकालेंगे या उसकी उन विभिन्नताओं को निकालेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। वैयक्तिक का मतलब क्या ये इसी बालक में पाई गई हैं, और सार्वभौमिक का मतलब कि क्या ये सभी बालकों में पाई जाती हैं। तो मैं बालक के वैयक्तिक और सार्वभौमिक विशेषताओं की खोज करूंगा और ये खोज करने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी और बाल विकास की आवश्यकता है क्या, वो देखेंगे। लिखा है बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। अनुसंधान मीन्स खोज। बाल विकास खोज का एक क्षेत्र माना जाता है जिस पर कई प्रकार के अनुसंधान होते रहते हैं, हुए भी हैं। आगे लिखा है बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है।
देखिए, बालक के जीवन का अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान। और बाल विकास के अंतर्गत बालक के जीवन का अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन करने के बाद बालक के जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान अपना योगदान देता है। दिया गया वो योगदान, बाल मनोविज्ञान का योगदान बहुत प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकारते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक एवं बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली बात समझ सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से यही बता रहा हूं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम समझेंगे क्या? हम समझेंगे बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक के व्यवहार में क्या है, उनके रहस्यों को निकालने की कोशिश करेंगे, उनके रहस्यों को भली बात समझने का प्रयास करेंगे। आगे लिखा है, बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत कर देता है। आप जब उस बालक का अध्ययन करेंगे तो उसके भविष्य की उचित रूपरेखा आपके समझ में आने लगेगी, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे के अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। देखिए, अगर बालक का मन पढ़ने का है तो ही वो आप उसको पढ़ा सकते हैं। अगर बालक का मन पढ़ने का नहीं है, आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आप किसी बालक को एक बोल दें, उसका क्लास में रैंक लास्ट आता है और आप उस बालक को ये बोल दें कि आपको रैंक फर्स्ट लाना है, वो ला नहीं पाएगा, संभव नहीं, क्योंकि आप उसका अधिगम कर चुके हैं उसकी क्षमता का। आप मनोवैज्ञानिक की तरह सोचें कि क्या लास्ट रैंक लाने वाला लड़का फर्स्ट रैंक ला सकता है? नहीं संभव। अगर आप ये कहते कि क्लास में अपनी रैंक को ऊपर बढ़ावे, तो हो सकता है वो लास्ट रैंक लाने वाला लड़का 10वीं, 8वीं, 9वीं रैंक पर आ जाए, लेकिन पहली रैंक ले आए, ऐसा संभव नहीं है। बाल मनोविज्ञान इसको नहीं मानता। बाल मनोविज्ञान कहता है कि आप उसकी क्षमता का आकलन करें और उस प्रकार की उससे बात करें। आगे लिखा है, किस अवस्था में बच्चे कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए। अब बालक पढ़ रहा है कक्षा 3 में और आप उसको कक्षा 9 का सवाल देते हैं, वो कर पाएगा? आपको देना ही नहीं चाहिए। आपको पहले उसकी क्षमता का आकलन करना पड़ेगा कि क्या वो कक्षा 9 के सवाल के लिए तैयार है, क्या ये इस प्रकार के सवाल के लिए तैयार है। आगे लिखा है, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। आप जब उसके विकास के सभी प्रारूपों को जान लेंगे, उसके बाद ही आप उसका विकास करा पाएंगे या उसको समझा पाएंगे। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब बालक घुटनों के बल चलता है, आप पैर के बल चलाने का प्रयास करेंगे, बालक चल नहीं पाएगा। इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं, बालक गिर सकता है या अन्य प्रकार की चोटें लग सकती हैं उसको। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप छात्र से, आप बालक से उस प्रकार का काम करावें जब बालक उस कार्य के लिए सक्षम हो, उस कार्य को करने के लिए तैयार हो, अन्यथा उसके परिणाम आपको विपरीत भुगतने पड़ेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, अतः बालक मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। आप सिर्फ दिशा निर्देश बताते जाएं, उसकी क्षमता जितनी होगी, उसकी अभिवृत्ति अगर होगी, उसकी रुचि अगर होगी, तो वह उस काम को कर लेगा। आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, आप इसका लाभ उठा जाएंगे। आगे लिखा है, व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपाय की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। अगर आप किसी बालक का व्यक्तिगत निर्देशन कर रहे हैं, किसी बालक की क्षमता को आप व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं, उसकी कठिनाइयों को देख रहे हैं, उसके दोषों को देख रहे हैं, उसकी प्रवृत्तियों को देख रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपाय की जानकारी आपको बाल मनोविज्ञान दे देगा, आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर चुके हैं तो आपको इसकी उपायों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बाल मनोविज्ञान खुद में खुद उपाय खोजकर दे देगा। इस प्रकार व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है।
अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो कि आप समझ चुके हैं। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, बालक के मन का या आप किसी के भी मन का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको उसकी शुरुआती अवस्था से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरा है। यहाँ लास्ट शब्द में ये कहा गया। आप इसकी आवश्यकता समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। आप इसकी आवश्यकता समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसके क्षेत्र क्या क्या हैं। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। देखिए, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आपको ये पढ़ाया जाएगा, आप ये सीखेंगे कि बाल विकास के जो परिवर्तन की आवश्यकता है या उसकी किस अवस्था में कौन सी परिवर्तन होते हैं, बालक के अंदर किस अवस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं। विभिन्न अवस्थाएं होती हैं बालक के विकास की, और उन सभी अवस्थाओं में किस अवस्था के अंतर्गत कौन सी परिवर्तन होते हैं, आपको इस बाल विकास के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। आगे लिखा है, परिवर्तन किन कारणों से हो रहे हैं, इसका पता लगाना, कब हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर सीखना होगा। आगे लिखा है, बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याएं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार हो सकती है। जैसे पहला देखते हैं, वातावरण और बालक। बालक और वातावरण या वातावरण और बालक लिखा है, बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, एक तो वातावरण किस प्रकार प्रभावित कर रहा है बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास को, पहला चरण आपको यहाँ समझना है। और दूसरा कि बालक किस तरह से प्रभावित कर रहा है वातावरण को। कहोगे सर वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए, बालक कुछ ना कुछ सीखेगा, उसकी मनोवृत्तियाँ कुछ होंगी, उसकी प्रवृत्तियाँ कुछ होंगी। तो वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर बालक अपराधी है, अपराधी प्रकार का बालक है, ठीक है, शैतान बालक है, तो वो वातावरण पर किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर आपको ये सभी बातें सीखने को मिलेंगी और इसका क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। लेकिन व्यवहार, वातावरण किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करेगा, उसके व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। आगे देखते हैं, अगला लिखा है, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। आपको दूसरा क्षेत्र पढ़ाया जाएगा, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नता तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। आप व्यक्तिगत भिन्नता नहीं समझ पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता है क्या। मैं आपको एक छोटा सा शब्द यहाँ पर बता देता हूँ व्यक्तिगत भिन्नता का, कि व्यक्तिगत भिन्नता, दो बालक किसी भी प्रकार से समान नहीं हो सकते। इस संसार में किसी भी प्रकार से दो बालक या दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। उनमें कुछ ना कुछ अपनी विशिष्ट भिन्नताएं पाई जाएंगी। कहोगे सर दोनों की शक्ल समान है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो क्या दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता तो नहीं है, क्योंकि वो भी सेम है। आप देखोगे उसके कार्य करने की शैली अलग होगी, इसके कार्य करने की शैली अलग होगी। दोनों के मानसिक रूप, शारीरिक रूप में बहुत सारी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी अगर आप बाह्य भिन्नता से को छोड़ दें। जैसे आप कहते हैं दोनों की शक्ल सेम है, उसको छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे उसकी मानसिक भिन्नता आपको देखने को मिलेगी, शारीरिक भिन्नता देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ मोटा, हो सकता है पतला, हो सकता है वो 9th का लड़का 10th स्टैंडर्ड का सवाल लगा ले और ये 3rd का लड़का अपनी स्टैंडर्ड का सवाल नहीं लगा पा रहा है। तो बालकों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इसका अध्ययन आपको कराया जाएगा, अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे शारीरिक रचना, मैं आपको बता चुका हूँ, शारीरिक रचना में भेद मिल सकता है। संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, हो सकता है उसकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा हो, इसकी मेंटल एबिलिटी कम हो। सांवेगिक भेद, हो सकता है इसको
थोड़ा सा डांट दो आप तो ये रोने लगे, हो सकता है उसको 4 डंडे मार दो तब भी ना रो। व्यक्तित्व संबंधी भेद, देखें हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व इसका अच्छा हो सकता है वो गंदे व्यक्तित्व का हो, बुरे व्यक्तित्व का हो, अपराधी व्यक्तित्व का हो। सामाजिक व्यवहार, समाज के साथ हो सकता है इसका व्यवहार अच्छा हो, दूसरे का व्यवहार अच्छा ना हो। तो इन प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं बालक के अंतर्गत पाई जाती हैं और इसका अध्ययन आपको बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत कराया जाएगा और करेंगे, यही इसके क्षेत्र हैं। तथा भाषा विकास संबंधी भेद भी पाया जाएगा। आप कहोगे सर व्यक्तिगत भिन्नता आपने बता दी, मैं कह रहा हूं दोनों की शक्ल सेम है, सब कुछ सेम है, वो समान रूप से बात भी करते हैं, उनकी समान रूप से मेंटल एबिलिटी भी है, तो क्या भाषाई आधार पर भी दोनों समान हैं? भाषाई आधार पर तो अलग अलग होंगे, उसकी भाषा का भेद अलग होगा, इसकी भाषा विकास संबंधी भेद अलग होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता दो बालक किसी भी प्रकार से समान नहीं हो सकते, यही व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे देखते हैं मानसिक प्रक्रिया। लिखा थर्ड पॉइंट है मानसिक प्रक्रिया। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना लर्निंग, कल्पना करना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह है कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है आदि। और द्वितीय यह कि मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास में कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आपको इसके अंतर्गत ये सीखना है कि बालक का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार का है, उस सीखता कैसे है, उसकी कल्पना कैसी है, उसकी स्मृति कैसी है, वो चिंतन कैसे करता है, उसका साहचर्य कैसा है। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन आपको कराया जाएगा, आप करेंगे। जैसे प्रथम स्तर के अंतर्गत विभिन्न आयु स्तर पर बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, उनकी गति क्या होती है, या मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है, या उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं, कौन कौन से कारक उनकी मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी कारणों को इसके क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला लिखा है बालक बालिकाओं का मापन। बालक और बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उनकी समस्या क्या है, उसका निवारण कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बालकों से अर्थ है, यहाँ पर आप बालकों और बालिकाओं कहोगे सर बालिकाओं का नाम नहीं लिया, यहाँ पर बालकों से अर्थ है बालक और बालिकाएं दोनों। मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल शब्द में लड़की और लड़कों को दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया कि इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में उनकी समस्या क्या है, इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, आपको वो समझना है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बालक का व्यवहार और अंतःक्रिया। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है। बालक का व्यवहार जो होता है वो एक अवस्था के बाद परिवर्तन हो जाता है। आप छोटे में जो खेल खेलते थे, क्या वही खेल आप आज भी खेलते हैं? आपकी अवस्था के अनुरूप आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है, बालक अगर मान लीजिए बाल्यावस्था में उसको गुड़ खाना पसंद है, तो हो सकता है किशोरावस्था तक आते आते वो उसका गुड़ खाना छोड़ दे, वो तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं? हो सकता है वो छोटे में बहुत लड़ता झगड़ता हो, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते वो बिल्कुल शांत प्रभाव का हो गया हो, या शांतशील व्यक्ति हो गया हो, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं? तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। लगातार उसकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता और उसकी विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है, एक के बाद एक विकास होता रहता है। क्रमिक का मतलब है एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसका विकास हो गया, छोटे छोटे हाथ थे तो बड़े बड़े एक साथ हो गए, नहीं, क्रमिक, धीरे धीरे, एक के बाद एक। अंतः स्वाभाविक यह है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और सेंट्रल टीईटी और टीईटी की दृष्टि से ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रिया होती रहती है।
बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। जैसा वातावरण होगा उसी प्रभाव में वो सीखेगा, उसी दायरे में रहकर वो सीखेगा। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, संघर्ष, तनाव विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। मान लें किसी के वातावरण में सहयोग की भावना, वो जिस वातावरण के अंतर्गत रहता है वहाँ पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक संगठन से रहते हैं, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो वो उसी माहौल में ढल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर लगातार संघर्ष होते हैं, तनाव बना रहता है, विरोधी प्रकार के हो सकते हैं, तो बालक वहाँ पर अलग प्रकार का होगा। उस प्रकार के बालक विरोधी प्रकार के बालक भी बन सकते हैं। लिखा है बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालकों की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की है। ये सब आपको बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। समायोजन संबंधी समस्याएं। समायोजन संबंधी समस्या को समझते हैं। आगे लिखा है बाल विकास में बालक की विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मान ले थोड़ी देर के लिए कि एक बालक का हाई स्कूल के बोर्ड का परीक्षा है और वो अपने घर में ना रह करके उसका सेंटर जहाँ का गया था वहाँ पर वो अपनी किसी संबंधी रिलेटिव्स के यहाँ रुक जाता है। तो जितना बालक अपने घर में समायोजित कर पाएगा, पढ़ाई कर पाएगा, उससे कम ही अपने रिलेटिव के यहाँ समायोजन कर पाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए समझते हैं, किसी बालक को जिस विद्यालय में पढ़ता था वो, मान ले कोई छात्र कक्षा 3 में पढ़ रहा है और उस विद्यालय से निकाल करके अब उसको नए विद्यालय में डाल दिया गया, तो उसको वहाँ समायोजन करने में या छात्रों से व्यवहार बनाने में, अपने आप को समायोजित करने में समय लगेगा। तो हमें बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसके समायोजन का भी अध्ययन कराया जाता है और समायोजन किस प्रकार से ये लोग करते हैं उनकी समस्याओं का भी अध्ययन कराया जाता है। आगे लिखा है साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों, जैसे पारिवारिक, मैंने बताया संबंधी के यहाँ चला गया, पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, संवेग, रोना, तरह का संवेग, जैसे रोना, हंसना, जो उसके संवेग हैं, उन संवेगों के अनुसार समायोजन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपको सीखना है। शैक्षिक समायोजन, क्या शिक्षा के क्षेत्र में वो अपने आप को समायोजित कर पा रहा है। स्वास्थ्य समायोजन, क्या वो स्वास्थ्य संबंधी समायोजन कर पा रहा है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, इस क्षेत्र को कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए आप समायोजित नहीं हैं, तो इसमें जो समायोजित नहीं है उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। देखें, कई बालक ऐसे होते हैं तो बहुत विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब यहाँ से अर्थ लेंगे जो पढ़ने में तेज है वो नहीं, जो पढ़ने में तेज हैं वो नहीं। विशिष्ट, एक विशिष्ट वर्ड जो आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत यूज किया जाएगा वो उस प्रकार के बालक होंगे जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, अक्षम हैं, पिछड़े बालक हैं, अपराधी प्रकार के बालक हैं और यह समस्यात्मक बालक हैं। विशिष्ट बालक ये कहलाएंगे। आप विशिष्ट का मतलब एक बहुत बड़ा अच्छे बालकों से अर्थ मत ले लेना। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अगर उसकी योग्यता और विशेषताओं का विकास ही गलत तरीके से हुआ है तो बालक का व्यवहार और व्यक्तित्व तो असामान्य हो ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इसके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उसकी विभिन्न असमानताओं और उसके कारण जानना कि ये क्यों हो रहा है, इन सब का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं? वो आते हैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पिछड़े हुए बालक, पिछड़े बालक वो कहलाते हैं जो अपने अधिगम स्तर से निम्नतम रह जाते हैं। मान लीजिए कोई बालक कक्षा 3 का है और वो कक्षा 1 का सवाल नहीं लगा पा रहा है, वो पिछड़ा बालक की स्थिति में आएगा। अपराधी बालक, कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत शरारती होते हैं, अपराधी प्रकृति के होते हैं, वो अपराधी बालक। समस्यात्मक बालक,
कुछ बालक ऐसे हैं जिनको समस्या बहुत रहती है, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। कक्षा में उनको हर प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इन सभी विशिष्ट बालकों का अध्ययन आपको कराया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक और बालक का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको यह भी बताया जाएगा। आगे देखते हैं लिखा क्या है। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक के व्यक्तित्व का किस प्रकार से विकास हो सकता है, इसका सबसे बड़ा तो भूमिका या सबसे बड़ा विकास का क्षेत्र तो उसका खुद का परिवार है। अगर उसके अभिभावक ही चाहेंगे कि उसको गलत तरीके की शिक्षाएं दी जाएं, गलत तरीके का वो व्यवहार करे, तो कोई उसमें उसको रोक नहीं पाएगा। वो छात्र, वो बालक उसी प्रकार से समस्याओं को सीखता, उसी प्रकार की गतिविधियों को सीखता चला जाएगा। लेकिन एक परिवार, एक या अभिभावक जब अच्छे मैनर्स देंगे अपने बालक को, अच्छी तरीके की शिक्षाएं देंगे, अच्छी सीख देंगे, अच्छे पथ पर चलने का रास्ता दिखाएंगे, वो बालक हमेशा उसके व्यक्तित्व का विकास जो है वो अलग दिखाई देगा। लिखा है अभिभावक बालक संबंध का विकास। अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान या बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। आपको यहाँ पर वो सभी अध्ययन पढ़ाए जाएंगे बाल मनोविज्ञान के, जिसके अंतर्गत बालक को अपने व्यक्तित्व के विकास को करने में या उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में समस्या आ रही है। देखते हैं आगे लिखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक शुरुआत में मैंने ये बता दिया था कि बाल मनोविज्ञान की जितने भी सीमा क्षेत्र हैं वो आपकी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अंतर्गत आएंगे, और यही मूल सार भी है इस पूरे पाठ का, यही मूल सार है। आगे देखते हैं। बाल विकास की परिसीमा, इन सभी टॉपिक्स को आप अपने तरीके से एक बार पढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले चैप्टर के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।